हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स आपको पहले 3 करवा दिए थे। मतलब 3 न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट वीडियो में कवर अप करवाए थे, और आज मैं आपको फर्दर 2 और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जिसमें 2 नए और कंसेप्ट आपको पता चलेंगे, और 2 और नए कंसेप्ट से आपको एक अलग तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी से आज 2 नए और कंसेप्ट समझते हैं, और आपका ये प्रॉपर कंसेप्ट जो प्रॉपर इनकम टैक्स है असेसमेंट 24-25 के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी से करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों कोई क्लासेस की ज़रूरत है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप हमारे लिए मतलब आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और रीजनेबल रेट्स के साथ। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों, नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या वेबसाइट से मिल जाएंगे। डिटेल्स आपको तीनों चीज़ों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। लेट्स गो। हाँ जी, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक दो मतलब 3 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में से डिस्कस कर लिए थे, जो लास्ट वीडियो में मैंने कवर अप करवाए थे। तो अब उसके एडवांस में कुछ अनदर टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं जब भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब उन्हीं मेन पॉइंट्स को लेकर आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जनरली सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि आपका एक ही घर है, और अगर एक घर को मतलब पोर्शन ऑफ अ हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी आपने अपने एक ही घर को क्या किया है, एक ही घर के आधे पोर्शन को यानी कुछ पोर्शन को लेट आउट कर दिया है और कुछ पोर्शन को सेल्फ कर दिया है। तो उस केस में आप कैसे इनकम कैलकुलेट करोगे? प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो आपको मैंने एक बार प्रोविजन वाली वीडियो के अंदर कैलकुलेशन बताई थी प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की, वो आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मिस्टर विकास ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। आपको तीनों चीज़ें दी हुई हैं। 96, 1,26,000, 1,08,000 पूरे पूरे साल की आपको अलग अलग दे दिया। 23 एंड 24 साल में क्या मतलब 23 एंड 24 प्रीवियस ईयर में 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब अपने आप देखो, एक ही घर है ना, उसका 1/3 पोर्शन जो है वो आपने किसी को किराए पर दे दिया, मीन्स लेट आउट कर दिया। और जो रिमेनिंग बच गया ना, वो आपने अपने पास रख लिया, मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। और जितना भी पोर्शन आपने 1/3 दिया है ना किसी पर्सन को किराए पर, मीन्स लेट आउट किया है, उसका रेंट आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलता है, जो आपकी इनकम बन गई है पिछले साल की। तो आज मतलब उसी इनकम को हम लेकर ये क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। और म्यूनसिपल टैक्सेस आपके कितने पे किए जा रहे हैं? म्यूनसिपल वैल्यू का 11%। और नीचे आपको दे दिया कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे हमने शुरू करना होता है वैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मैंने लेट आउट पोर्शन ले लिया, और लेट आउट पोर्शन कितना है हमारे पास? 1/3, यानी 1/3 पोर्शन है जो हाउस का वो लेट आउट किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है और इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अब माइंड में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि हमारा घर डिवाइड हुआ पड़ा है, पोर्शन वाइज हमने उसको डाला हुआ है ना, तो ऐसे ही जो रेंट होगा ना वो भी 1/3 के हिसाब से लिया जाएगा, वो भी पूरे घर का नहीं लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जैसे फेयर रेंटल वैल्यू की वैल्यू थी आपकी पूरे घर की 1,26,000, तो 1,26,000 रुपये पूरे घर की फेयर रेंटल वैल्यू है। तो पूरे घर की है ना वैल्यू, इसका मतलब सेल्फ प्लस लेट आउट दोनों एक साथ है ना। लेकिन हमने इस केस में कौन सा लेना है? सिर्फ लेट आउट लेना है। तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू है उसको 1/3 के साथ क्या कर दिया जाएगा? कैलकुलेट कर दिया जाएगा। मतलब 1/3 उसकी वैल्यू बनाई जाएगी, मीन्स क्योंकि लेट आउट पोर्शन के लिए लेट आउट फेयर रेंटल वैल्यू ही लेनी है हमने। इसी तरीके से म्यूनसिपल वैल्यू कितनी दी गई थी? 96। तो 96,000 आपको म्यूनसिपल वैल्यू दी गई थी, और उसका भी आपने 1/3 करना है। इसका मतलब 32,000 उसकी वैल्यू आ गई। विच एवर इज हायर आएगा सबसे पहले, उसके बाद जितना भी आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट भी कितना था पूरे घर का? 1,08,000। तो 1,08,000 आपको पूरे घर की वैल्यू दी थी, 1/3 करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 36,000। अब आपको पता है कि विच एवर इज हायर जो आया था और स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज लोअर। लोअर ले लिया हमने। अब जो भी आंसर आया हमारे पास उसको आपने क्या करना है? एज यूजुअल एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है। अब एक्चुअल रेंट क्या था? एक्चुअल रेंट क्या था हमारे पास?
5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये था, 12 महीने के लिए कितना बन जाएगा 60,000 रुपये। तो विच एवर इज़ हायर लिया जाएगा दोनों में से। तो 36 और 60 में से क्या ले लिया जाएगा, विच एवर इज़ हायर। क्योंकि वैकेंसी वगैरह है नहीं, अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो विच एवर इज़ हायर लेकर आपने आंसर बना लेना है। तो GAV कितना बन गया आपका, एस्टिमेटेड रेंट 36 था, एक्चुअल रेंट 60,000 था, तो 60,000 आपका GAV माना जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब ये तो आ गया हमारे पास। उन्होंने बोला था उसमें से GAV में से क्या माइनस करना होता है, म्यूनसिपल टैक्सेस, जो कि म्यूनसिपल वैल्यू के 11% के बराबर है। तो इसका मतलब अब आपके माइंड में आएगा 11% किसका लेना है। सुन लो, ईजी तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, अब 1/3 वैल्यू का ही 11% लेना है। मीन्स अगर आप इसका ले रहे हो ना, म्यूनसिपल वैल्यू है आपकी 96,000, ठीक है। तो 96,000 का आपने क्या करना है, 1/3 किया सबसे पहले, और उसका ही 11% लेना है आपने। तो कितना आंसर आ गया, 3520। क्यों, क्योंकि आपने 1/3 वैल्यू जितनी बनेगी म्यूनसिपल वैल्यू, उसका 11% आपने पे कर दिया क्या, म्यूनसिपल टैक्सेस के अंदर। मैंने क्या बताया, एक घर जब पोर्शन वाइज डिवाइड होगा ना, तो हर एक चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी आपको उतने ही पोर्शन के हिसाब से, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड रेंट की डिडक्शन सरकार की तरफ से आपको NAV जितना भी आया उसका 30% माफ़ कर दिया गया। अब आते हैं हम इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के ऊपर। तो सिंपल सा है, GAV आया, GAV में से म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस होकर NAV आया, NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बीच में से माइनस हो जाएगी, 30%, राइट। अब है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 पे अब आपको आना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको ना 2 तरह के इंटरेस्ट लेने होते हैं जब भी आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन करोगे। एक पिछले साल का इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट होता है प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। दोनों को ऐड करके जो वैल्यू बनती है वो आपके इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पार्ट बन जाएगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो 2016 जून में हुई है, और घर जो कंप्लीट हुआ है वो 31 मई 2019 को हुआ है। अब विकास ने लोन लिया था 1 जुलाई 2016 को 1 लाख रुपए का, जिसका वो आज भी इंटरेस्ट पे करता आ रहा है। कितने परसेंट, 12% पूरे साल का। तो पहले में सबसे ज़्यादा ईजी पॉइंट करवाता हूँ मैं आपको कि करना क्या है, पिछले साल का इंटरेस्ट ले लो, कितना बनता है सर, 1 लाख रुपये है जो हमने लोन की अमाउंट करी, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट रेट पे कर रहे हो आप, 12%। पूरे साल के लिए कर रहे हो तो एज यूजुअल कोई भी मंथली सेटलमेंट नहीं होने वाली, तो 12,000 रुपये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, पिछले साल का इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। लेकिन जब आपने प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने जब प्रोविजनल वीडियो डाली थी, यानी सबसे पहली वीडियो डाली थी हाउस प्रॉपर्टी में, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के जरिए समझाई थी। तो बस उसी को अच्छे से कर लेना है अब आपने यहाँ पे दोबारा से। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नंबर 1, आपको ये ध्यान रखना है कि लोन कब लिया था। लोन आपने लिया था 1 जुलाई 2016 को। कंप्लीशन डेट मीन्स घर कब कंप्लीट हुआ था, 31 मई 2019 को। अब 31 मई 2019 के पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ होगा, 18-19 वाला। तो 18-19 वाला जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ फिनिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल ईयर डेट कौन सी बन रही है, 31 मार्च 2019। क्लियर। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 1 और 3 के बीच में कितने मंथ या ईयर्स बनते हैं। तो आपने चेक किया 1/7/2016 से लेकर 2017, 18, 2019। इसका मतलब 2 साल पूरे हो गए, इसका मतलब 2 ईयर्स पूरे हो गए। लेकिन कितने महीने बनते हैं एक्स्ट्रा, 9 मंथ। 3 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल और 9 महीने पूरे हुए हैं, जिसका मतलब कितने महीने बन गए टोटल, 24 मंथ प्लस 9 मंथ, कितने बन गए, 33 मंथ्स। ठीक है जी। तो 33 मंथ यहाँ आ जाएगा। अब इसी 33 मंथ के लिए आपने फॉर्मूले में वैल्यू फिल्स करनी है। देखो ज़रा, 1 लाख की वैल्यू है आपके पास लोन की, और उसके बाद रेट कितना है, 12%। अब ना जब भी कैलकुलेशन करनी होती है, इंटू 33 मंथ आ गया आपके पास। लेकिन डिवाइड बाय 12 करना इज़ वेरी कंपलसरी, क्योंकि हम जब भी डिडक्शन देते हैं तो 1 साल की देते हैं, इंटरेस्ट हम 1 साल का लेते हैं, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू बन गई वो बन गई 33,000, जो प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड बना था। लेकिन अब प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट चाहे इतना बना, पर अलाउड कितना किया जाएगा सरकार की तरफ से, सिर्फ डिवाइडेड बाय 5, यानी इसका 1/5 हिस्सा ही अलाउड किया जाएगा डिडक्शन में, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो इन सिंपल टर्म आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, सिर्फ 6,600 अलाउड किया जाएगा। तो ऊपर वाला 12,000, नीचे वाला प्रायर कंस्ट्रक्शन का 6,600, कुल मिला के कितना बन गया, 18,600। अब ये जो 18,600 आया है,
ये तो पूरे घर का रेंट नहीं, और ये तो पूरे घर का इंटरेस्ट नहीं आया हमारे पास। तो सर क्या ये पूरी अमाउंट नहीं लेंगे हम? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जब एक घर डिवाइड हो जाता है कुछ पोर्शन वाइज हिस्से में, तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी। इसीलिए जो 18,600 आया है ना, वो भी पोर्शन वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप लेट आउट का इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आपको 1/3 के हिसाब से इसको लेना पड़ेगा। और जो बाकी बच जाएगा जो बाकी बच जाएगा इंटरेस्ट, वो आपका कहाँ कंसीडर किया जाएगा? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में कंसीडर किया जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू में से ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, एंड फाइनल इनकम विल बी 33,336 आपकी लेट आउट पोर्शन की इनकम बन गई। अब ये तो हो गई लेट आउट पोर्शन की इनकम। अब अगर हम जल्दी से सेल्फ ऑक्यूपाइड इनकम पे चले जाते हैं, तो इतना तो आपको पता है कि चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, जीएवी भी जीरो होता है उसके अंदर, म्यूनसिपल टैक्सेस भी जीरो होते हैं उसके अंदर, एनए ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। अगर एनए जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो ही आएगी, राइट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ज़रा, अब जब इंटरेस्ट की बात आएगी ना, तो देखो अगर तो होता न्यू रिजीम तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाती, तो टोटल वैल्यू भी जीरो ही रहती। लेकिन क्योंकि ये है ओल्ड रिजीम तो यहाँ पे वैल्यू लिखना कंपलसरी है। तो कितनी वैल्यू लिखेंगे? 18,600 पूरे घर की वैल्यू आई थी ना, तो उसमें से 2/3 पोर्शन सेल्फ में चल जाएगा, तो 1/3 तो लेट आउट में चला गया। जो बैलेंस 2/3 पोर्शन था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आ जाएगा। इसका मतलब 12,400 रुपये आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो इनकम बनी ये क्या बना? आपका लॉस बना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के घर में जब भी आपको लॉस आता है तो वो एक तरीके से आपकी डिडक्शन की तरह आपको मदद करता है। तो ये जो 12,400 रुपये नेगेटिव आया, ये ऊपर वाली वैल्यू में से लेस हो जाएगा। मीन्स एक घर में लेट आउट पोर्शन से हमें इतना पैसा आया और सेल्फ ऑक्यूपाइड में से मुझे इतना लॉस आया। तो इन दोनों फिगर को जब मैंने कंपेयर करा, मीन्स कैलकुलेट करा, तो मेरे पास टोटल एक घर की इनकम कितनी बन गई लॉस सेट ऑफ करने के बाद? 20,936 रुपये, यानी 20,936 मेरी टोटल इनकम बन गई इन एन एग्रीगेट। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने इसमें कैसे करना है, और एक प्रॉपर घर की इनकम पोर्शन वाइज कैसे कैलकुलेट होती है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन डन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के जब हम तरफ बढ़ेंगे तो उसमें 3 घर आपको दिए हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका। मिस्टर एक्स है, उसके 3 घर हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको डाला है डीम्ड टू बी लेट आउट वाला पोर्शन, आपको बताया था मैंने, यस। तो अब डीम टू बी लेट आउट में अगर आपको याद हो तो एज अ टैक्स एडवाइज़र आपको ये बताना है कि मैं किन 2 घरों को सेल्फ मान के चलूँ और किस घर की इनकम को मैं लेट आउट मान के चलूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको डीम टू बी लेट आउट का कंसेप्ट क्या बोलता था कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर हैं तो आपको उनमें से कोई भी 2 घरों को सेल्फ मानना पड़ेगा, और तीसरे घर को क्या करना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा जितने भी घर हैं उनको क्या मानना पड़ेगा, लेट आउट की तरह डीम्ड करना पड़ेगा। मीन्स उनका जो रेंट है वो एस्टिमेटेड रेंट ही जीएवी माना जाएगा। तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा इजी वे बताने वाला हूँ इस चीज़ को कैलकुलेट करने का। तो चलिए देखिए ज़रा। तो तीनों ही घर मिस्टर एक्स के हैं, चाहे वो खुद रह रहे हैं चाहे उसके बेटे रह रहे हैं, घर तो उसके ही है ना तीनों। तो चलो, तो सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट करते हैं। मीन्स सबसे पहले जैसे नॉर्मल इनकम कैलकुलेट होती है वैसे ही हम करेंगे। तो नॉर्मली जो फेयर रेंटल वैल्यू है पहले वो ले लीजिए, कितनी बनती है। फेयर रेंटल वैल्यू बनेगी 140, 1 और 1 20, यानी 1,40,000, 1 लाख और 1,20,000, ये आ गई फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है जी। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, म्यूनसिपल वैल्यू। तो म्यूनसिपल वैल्यू है ये देखिए 90,000, 60,000, 80,000। तो ये लीजिए 90,000, 60,000 एंड 80,000, राइट। तो ये 2 चीज़ें हो गई, विच एवर इज हायर। सर 140, 1 लाख और 12 लाख नहीं है, 1,20,000 है, ठीक है जी। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब स्टैंडर्ड रेंट देखिए ज़रा। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है हमें दिया ही नहीं क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम जब भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया ना तो उसको नॉट अवेलेबल लिखेंगे, ताकि वो कंपेयर ही नहीं करना। मीन्स जो वैल्यू ऊपर थी वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, सिंपल। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आपके पास एक्चुअल रेंट आना चाहिए। सर कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने कौन सा लेट आउट पे दिया था, हमने माना है कि ये लेट आउट है, पर एक्चुअल रेंट तभी आता है जब कोई रह रहा होगा वहाँ पे। तो कोई रह ही नहीं रहा वहाँ पे, कोई रेंट दे ही नहीं रहा वहाँ से हमें, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी एस्टिमेटेड रेंट है वही जीएवी बन जाएगा इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट।
राइट। तो जीएवी की वैल्यू जब हम डीम टू बी लेट आउट वाला केस करेंगे तो यहाँ पे ईआर को ही जीए क्या मान लिया जाएगा, जीएवी मान लिया जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू आपकी ईआर की आ गई वही जीएवी बन गई और जीएवी आपने उसके फॉर्म यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज अभी मैं निकलवाता हूँ। देखो ज़रा, म्यूनसिपल टैक्सेस की वैल्यू अब आपको निकालनी है, कैसे निकलेगी देखिए ज़रा। म्यूनसिपल टैक्सेस आपको यहाँ दिया है 9, 6 और 8,000, तो 9,000 आपका यहाँ आ जाएगा, 6,000 आपका यहाँ से लेस हो जाएगा, 8,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। तो कुल मिला के नेट एनुअल वैल्यू बन गई। उसका 30% क्या बन गया, ये आपके सामने है, वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई जो सरकार ने आपको कम करने के लिए बोला हुआ है। अब इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है देखिए ज़रा, इंटरेस्ट भी दिया है 20,000 और 36,000। इस घर का तो है ही नहीं, इसका कितना है 20,000 और इसका कितना है 36,000। तो अब आप देखिए ज़रा, आपके पास इनकम आ गई, सॉरी यहाँ लॉस नहीं आएगा, इनकम आ गई नॉर्मली 91,700 पहले घर की इनकम है, हाउस नंबर 2 से 45,800 की इनकम है, हाउस नंबर 3 से 42,400 की इनकम है। अब सवाल ये उठता है कि आप किन दो घरों को सेल्फ मान के चलोगे और किस घर को आप एक तरीके से लेट आउट मानकर चलोगे। तो आप एज अ टैक्स एक्सपर्ट क्या एडवाइस दोगे, अरे भाई जितनी कम इनकम है उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। तो वेरी सिंपली हम हाउस नंबर 3 को लेट आउट मान के चलेंगे और बाकी दोनों को मैं सेल्फ मान के चलूंगा। इसको ऐसे नहीं बताना आपने, ये तो आपने जज कर लिया, पर हम बताएंगे कैसे। देखो ज़रा, ऑप्शन नंबर 1 है कि अगर मैंने हाउस नंबर 1 और 2 को सेल्फ बनाया है और हाउस नंबर 3 को लेट आउट बनाया है, तो बनाइए ज़रा। हाउस नंबर 1 में अगर मैंने हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। 1 में मेरी कितनी इनकम बनी थी देखिए ज़रा, 1 में बन गई 91,700, 2 में मेरी कितनी इनकम बन गई 45,800 और थर्ड में मेरी कितनी बन गई 42 नहीं सॉरी ध्यान दीजिए एक मिनट, इसमें करेक्शन करिएगा। हाउस नंबर 1 को मैंने क्या माना, हाउस नंबर 1 को मैंने सेल्फ माना, तो सेल्फ के लिए मेरी कोई इनकम नहीं बनेगी, सेल्फ के लिए मेरी कोई इनकम नहीं बनेगी। कितनी वहाँ पे सेल्फ के लिए, अब देखो मेरे ध्यान दो ज़रा, हमने कौन सा सेल्फ निकाला है, ये नई रिजीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है आपने, नई रिजीम। तो क्या नई रिजीम में सेल्फ की कोई वैल्यू होती है, नहीं सर, तो 0 आ जाएगा। अगर मैं हाउस नंबर 2 को भी डीम टू बी लेट आउट मान लेता हूँ तो सेल्फ के लिए कोई वैल्यू नहीं बनने वाली, तो ये भी 0 ही आ जाएगा। मतलब इसको मैं सेल्फ बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हाउस नंबर 3 को लेट आउट लेता हूँ तो उसकी इनकम मुझे दिखानी पड़ेगी, हाउ मच, 42,400 जो मैंने इनकम निकाली थी। ऐसे ही इसमें लिखिएगा, ऐसे ही आपने 1 बाय 1 इसमें करना है कि अगर आप हाउस नंबर, अब ध्यान देना ज़रा, अब मैं किसको बना रहा हूँ, हाउस नंबर 1 और 3 को सेल्फ बना रहा हूँ, हाउस नंबर 1 और 3 को सेल्फ बनाऊंगा और हाउस नंबर 2 को लेट आउट बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी। तो लेट आउट में आपके पास, अब ध्यान दीजिएगा, लेट आउट में अब सेकंड नंबर हाउस आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 45,800, तो 45,800 वैल्यू इसकी बन गई और इसमें 0 आ जाएगा, यानी निल आ जाएगा। 0 की बजाय आप निल लिख लो, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें निल आ जाएगा और इसमें भी निल आ जाएगा। और थर्ड केस कौन सा बन रहा है आपका, थर्ड केस है कि अगर मैंने सेकंड और थर्ड हाउस को सेल्फ बना लिया और फर्स्ट हाउस को लेट आउट बना लिया। अगर मैंने फर्स्ट हाउस को लेट आउट बनाया है तो मेरी इनकम कितनी रह जाएगी 91,700, और सेकंड और दोनों केस में मेरे पास क्या आंसर आएगा, निल आएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। तो चलिए अब इन चीज़ों को कवर अप करते हैं। अब आपका क्या करना है, अब देखो ज़रा, अब आपको ये जज करना है कि किसकी इनकम सबसे ज़्यादा है। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, पर लिखना ऐसे पड़ेगा आपको कि ऑप्शन 1 बी, मतलब A B C में से कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताना है आपने। तो सर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मतलब बेस्ट ऑप्शन इज़ A। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेरी हाउस नंबर 3 की इनकम सबसे कम है, बिकॉज हाउस 3 इनकम इज़ लेस, और इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स शुड बी लेस, शुड बी मिनिमम, उसको क्या शुड बी मिनिमम होगा। सिंपल सी बात है, जितनी कम इनकम उतना कम इनकम टैक्स। तो एज यूजुअल अगर हम ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करेंगे तो मुझे क्या करना है, 1 और 2 में निल वैल्यू रहनी पड़ेगी, और 3 नंबर अगर मैं लेट आउट दे भी दूंगा तो कम वैल्यू दिखाकर मुझे कम टैक्स लगने वाला है। दैट्स ऑल। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो आपको लास्ट में कंक्लूजन करके मैंने दे दिए। आई होप आपको अब ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखने हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा।